हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और जो सीरीज अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज हाउ टू स्टडी अ माइनिंग सेक्टर और अ माइनिंग बिजनेस। और इसमें हमने सेशन 1 और सेशन 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हमारा थर्ड सेशन है। तो इसको सेशन बाय सेशन हम एक एक की फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं जो कि माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपने सेशन 1 और सेशन 2 अभी नहीं देखा है तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया है माइनिंग बिजनेस के ऊपर। उसको मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आप सेशन बाय सेशन इसको कैसे कर सकते हैं। तो सेशन 1 और सेशन 2 अटेंड करके फिर आप सेशन 3 में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन 3 को कंटिन्यू करते हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या कवर किया है माइनिंग बिजनेस में कि क्या क्या की फैक्टर होता है। सबसे पहला की फैक्टर होता है कि इनमें कोई प्राइसिंग पावर नहीं होता है। दूसरा की फैक्टर होता है कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव नेचर का ये बिजनेस होता है विद लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। कि जो भी इसमें माइनिंग सेक्टर में बिजनेस करना चाहता है उनको कैपिटल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं। आज हम सेशन 3 कवर करेंगे और देखेंगे कि इस बिजनेस में सिक्लिकलिटी एलिमेंट इस बिजनेस में कैसे वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The mining industry is highly cyclical. That is, it goes through alternate phases of boom and bust. तो जो माइनिंग इंडस्ट्री है पूरा, ये काफी सिक्लिकल है। कुछ समय आता है जहां लगता है कि माइनिंग इंडस्ट्री ना हो तो उसके बिना देश चल ही नहीं पाएगा। यानी इतने डिमांड होते हैं माइनिंग सेक्टर के प्रोडक्ट्स का। और कभी कभी ऐसा डाउन स्लो डाउन फेज आता है जब लगता है कि इनका रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो यानी दे गो थ्रू द पीरियड ऑफ बूम एंड बस्ट। इन फैक्ट, as per Canadian credit rating DBRS Morningstar, mining is one of the most cyclical industry in the world। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई cyclical बिजनेस है या cyclical इंडस्ट्री है तो वो माइनिंग है। इसीलिए क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़ा बाई एंड फॉरगेट वाली स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस तरह के बिजनेसेस से जनरली दूर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत सिक्लिकल है, अगर हम थोड़ा ऊपर प्राइस में ले लिए और फिर अचानक से स्लो डाउन आ गया तो वहां से एग्जिट मिलना या सही प्राइस पे एग्जिट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लाइक बाई एंड फॉरगेट या कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तलाश में होते हैं, वो सिक्लिकल बिजनेस से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। The performance of mining company is highly correlated to the phase of general economic cycle, primarily due to two reasons। तो माइनिंग बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो किससे को रिलेटेड है? इकोनॉमिक साइकिल से को रिलेटेड है कि आपका कंट्री या आपका पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमी किस किस सिचुएशन से गुजर रहा है। First, most end consumers of the mining industry depend on the performance of industries like automobiles, infrastructure, construction, real estate। तो माइनिंग का जो बिजनेस है, यानी जो माइनिंग है, उनका डायरेक्ट डिमांड तो होता नहीं है। एज ए कंज्यूमर हम कभी माइनिंग कंपनीज के पास नहीं जाते, है ना? तो ये जो बिजनेस होता है ये बहुत बी टू बी टाइप ऑफ बिजनेस होता है। तो इनका जो फ्यूचर है या इनका जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है? बाकी इंडस्ट्रीज या इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इनके प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो जनरली कहाँ कहाँ पर होता है? डायरेक्ट अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल किस तरह से? ऑटोमोबाइल बनाने के लिए चाहिए होता है स्टील, और स्टील बनाने के लिए चाहिए होता है आयरन ओर। तो आयरन ओर का डायरेक्टली डिपेंडेंसी किस पे हो जाता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग पे। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग का डिपेंडेंसी किस पे हो जाता है? ऑटोमोबाइल पे। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि इनका जो आयरन ओर कितना बिकेगा या आयरन ओर का डिमांड कितना आएगा, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल्स, जहां पर स्टील का रिक्वायरमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, ऐसे ऐसे जगह जहां पर मेनली स्टील का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पर इनडायरेक्टली आयरन ओर का डिपेंडेंसी होता है। अगर हम कोल का बात करें तो कोल भी रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशली जब थर्मल पावर, जब पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो कोल का भी रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो जो कोल माइंस है उनका डिमांड कब बढ़ेगा? जब इंडस्ट्री अच्छा करेगी। इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो पावर का मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगा तो पावर का रिक्वायरमेंट आएगा, और पावर का रिक्वायरमेंट आएगा तो कोल का डिमांड होगा। तो इनडायरेक्टली आप देखो कितना चीज को रिलेटेड है। अगर मैं कोल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कोल का डिमांड कब आएगा? जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। जनरली कोल का डिमांड कहां पर ज्यादा होता है?
पावर सेक्टर में ज़्यादा होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होता है। तो अगर स्टील का डिमांड होगा, तो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ही पावर का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। तो पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो कोल के माइंस कोल्स का डिमांड बढ़ा तो कोल माइनिंग कंपनीज विल डू वेल। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ा, स्टील का डिमांड बढ़ा तो आयरन ओर का भी डिमांड बढ़ा, तो आयरन ओर कंपनीज विल डू वेल। तो आप देख सकते हो किस तरह से पूरा वैल्यू चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमी पे, क्योंकि अगर एज अ कंज्यूमर हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, हमारी सैलरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, कमाई अच्छा हो रहा है, तो ही हम ऑटोमोबाइल्स का डिमांड करेंगे, तो ही सरकार अगर खर्चा कर रही है, सरकार के पास अच्छा कमाई हो रहा है, टैक्स अच्छा आ रहा है, हमारी कमाई होगी तो हम टैक्स देंगे। सरकार के पास टैक्स आएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, और हमारे पास कमाई होगा तो ही हम रियल एस्टेट का डिमांड करेंगे, कंस्ट्रक्शन अलग अलग नए नए कंस्ट्रक्शन होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा तो ही कंस्ट्रक्शन भी होगा। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो आप देख सकते हो ये पूरे वर्टिकल जो पूरा वैल्यू चेन बना है, उस वैल्यू चेन में माइनिंग इज स्टेप वन, है ना। और माइनिंग से माइनिंग डिपेंड होता है पावर पे, स्टील प्रोडक्शन पे, पावर डिपेंड होता है मैन्युफैक्चरिंग पे, स्टील प्रोडक्शन डिपेंड होता है ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के डिमांड पे। तो ये सारा वैल्यू चेन इस तरह से काम करता है, where demand is highly correlated with state of general economy. The demand peaks at the top of economic cycle. जब इकोनॉमिक साइकिल एकदम टॉप पे होता है, वहां डिमांड जो होता है वो पीक हो जाता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ओर प्राइस, जिससे आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। whereas demand bottoms out at the end of the cycle, leading to decline in ore price। और डिमांड बॉटम आउट कहाँ पर होता है? जहां पर ये साइकिल एकदम एंड हो जाता है, जिसके वजह से आयरन ओर के प्राइसेस एकदम नीचे आ जाते हैं। दिस लीड्स टू वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड माइनिंग कंपनीज। और यही कारण होता है कि अर्निंग्स और माइनिंग कंपनी में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों होता है। नेक्स्ट, other factors which significantly increase the impact Other factors which significantly increase the impact of cycles on mining company is the long lead time in developing and expanding mines। तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है कि इसको जो माइन को डेवलप करने का जो टाइम लगता है, इट इज अ लॉन्ग लीड टाइम। मैंने बताया भी था 8 से 10 साल कई बार लग जाता है माइंस को डेवलप करने के लिए, इन डेवलपिंग एंड एक्सपैंडिंग माइंस। When demand for minerals is high, then mining companies announce capacity expansion। अब देखो यही ये कहीं ना कहीं वही कहानी है। अगर आपने हमारा स्टील सेक्टर का समझा होगा तो स्टील सेक्टर भी सिक्लिकल है और उसमें भी यही चीज होता है। और सिमिलरली माइनिंग में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जब डिमांड एकदम हाई होता है तब माइनिंग कंपनीज बोलती है कि अभी डिमांड बहुत हाई है, हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। बट कैपेसिटी एक्सपेंशन करने में उनको 2 साल 5 साल लग जाता है, एंड बाय द टाइम वो कैपेसिटी एक्सपैंड होके यूज होने के डेवलप होने के बाद अब यूज के लेवल पे आता है, ये यूज करने लायक बनता है, तब तक आप देखते हो डिमांड में स्लो डाउन आ गया। तो एक तरफ आपका डिमांड में स्लो डाउन आ गया, दूसरी तरफ सप्लाई आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया इंडस्ट्री में। तो वहां पर फिर एकदम डाउन साइकिल वाला फेज आने लगता है, जहाँ प्राइसेस काफी गिर जाते हैं ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। However, due to long development time, when new mines becomes operational by the time, the economic cycle would have turned into a recession। तो जब बूम फेज था तब इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए अनाउंस किया, बट जब तक कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर पाए तब तक रिसेशन आ गया। तो वहां पर क्या हो जाता है, फिर स्लो डाउन आने डिमांड घट जाता है। दिस लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपेसिटी या ओवर सप्लाई ऑफ माइनिंग व्हेन द डिमांड इज लो। तो सप्लाई हो गया ज्यादा, डिमांड हो गया कम। तो इसके वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ द माइनिंग कंपनीज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। द थिंग्स टू लुक फॉर इन माइनिंग सेक्टर, तो माइनिंग सेक्टर में आपको जनरली क्या क्या चीज देखने चाहिए? डिमांड आउटलुक देखना चाहिए कि एंड मार्केट को एनालाइज करें कि ऑटोमोबाइल का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं। अगर एंड मार्केट एनालिसिस में डिमांड बढ़ रहा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके डिमांड भी बढ़ेंगे। आप इनके प्रोडक्शन वॉल्यूम्स को ट्रैक करें कि पुराना रिजर्व्स कितना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है सरकार से, कैपेसिटी कितना है और एक्सपेंशन कितना करने जा रहे हैं। सेलिंग प्राइस पे आप ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसका पूरा जो प्राइस होता है वो ग्लोबल प्राइस पैरिटी पे चलता है। तो ग्लोबल डिमांड कितना है, ग्लोबल सप्लाई कितना है, लैंडेड प्राइस कितना आ रहा है, उसको ट्रैक करना जरूरी है।
कॉस्ट कर्व ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है चाहे वो इंडिया में हो या अक्रॉस द वर्ल्ड हो, आप उनके कॉस्ट कर्व को देखिए कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ रहा है, वो कितने में सस्ते में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं चीजों को। तो फिर आप जिस कंपनी को स्टडी कर रहे हो उसको कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा इसका कॉस्टिंग इतना पड़ रहा है, पर बेस्ट प्लेयर जो है इंडस्ट्री में वो इतने कम में प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो बेस्ट प्लेयर के मुकाबले इसका कॉस्टिंग कितना ज़्यादा है, क्या मार्केट में ये हाई प्राइस पे बेच के प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं, ये सब समझना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, एफिशिएंसी गेन कर पा रहा है कि नहीं वो कंपनी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, मैन पावर का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, माइन का एजिंग कितना हो चुका। अगर माइन नया है तो क्या होगा, ऊपर से एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी इजी होता है और फटाफट एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। बट माइंस अगर पुराना होने लगता है तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा मांगता है और आउटपुट भी कम निकलता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, माइनिंग कंपनीज फेस अ डुअल इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेस परफॉर्मेंस ड्यू टू कमोडिटी साइकिल। अब कमोडिटी साइकिल की वजह से भी उनके बिजनेस में डबल इम्पैक्ट होता है। क्या? ऑन द वन हैंड देयर रेवेन्यू सी वाइल्ड फ्लक्चुएशन ड्यू टू वोलाटाइल कमोडिटी प्राइसेस। तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत वोलाटाइल होता है, अचानक से कभी गिर जाता है कभी बढ़ जाता है। तो उससे उस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, उनके जो रेवेन्यू होते हैं उनमें काफी अप एंड डाउन देखने को मिलता है। On the other hand, cyclical volatility in crude oil prices leads to fluctuation in their cost। और उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्रूड ऑयल का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जनरली। तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी जब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाता है तो उसमें भी इनको दिक्कतें आती है। दिस इज बिकॉज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इज रनिंग कॉस्ट like fuel or diesel, lubricants, tires of mining vehicles, whose cost is dependent on crude oil prices। तो माइनिंग करने के लिए आपको मेनली क्या क्या चीज चाहिए होता है, जो माइनिंग ऑपरेशंस को रन करना है उसमें आपको फ्यूल और डीजल चाहिए होता है ताकि जो माइनिंग वाली जो मशीन्स है वो कर सके काम, है ना। फिर लुब्रिकेंट्स का जरूरत होता है, टायर्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि माइनिंग के जो साइट्स होते हैं वो काफी रफ होते हैं तो वहां पर टायर्स बहुत बार कट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वियर एंड टीयर ज्यादा होता है टायर्स का। तो टायर्स का रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत होता है और टायर बनाने के लिए आपको क्रूड ऑयल चाहिए। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो टायर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपके कॉस्टिंग पे असर पड़ता है। तो देखिए किस तरह से सब कुछ एक दूसरे से लिंकअप होता है, तो बहुत कुछ आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके देखना पड़ता है, तब आप समझ पाओगे कि चल क्या रहा है। The goal for exploration company is to get as far as possible while the commodity is hot। यानी गोल इनका जनरली क्या रहता है कि जब कमोडिटीज हॉट, मतलब सपोज स्टील का डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आयरन ओर कंपनी चाहती है कि उस समय जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन करके आयरन ओर बेच सके उतना फायदा। क्यों? क्योंकि अभी अभी स्टील का डिमांड हाई है, आयरन ओर के प्राइसेस हाई है, आपको प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा मिल रहा है, तो फटाफट फटाफट एक्सप्लोरेशन करो और जितना ज्यादा हो सके बेच लो। सिमिलरली जब पावर का डिमांड बढ़ा है तो कोल कंपनी चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा कोल एक्सप्लोरेशन करें और हाई प्राइस पे कोल को बेच पाए, तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा बेटर होगा। एज अ रिजल्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ माइनिंग कंपनी इज हाईली वोलाटाइल। तो इसके वजह से क्या होता है, जो बिजनेस परफॉर्मेंस होता है माइनिंग कंपनीज का, ये काफी वोलाटाइल हो जाता है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस इज सो फ्लक्चुएटिंग दैट द कैनेडियन रेटिंग एजेंसी DBRS Morningstar has stated that it is unlikely that any mining companies will ever achieve AA rating। क्योंकि इतना सिक्लिकल एलिमेंट है, जनरली AAA AA का रेटिंग किसको मिलता है, ऐसे बिजनेसेस को जो थोड़ा स्टेबल होता है, जिसमें रिस्क एलिमेंट या सिक्लिकल एलिमेंट कम होता है। इसीलिए इनको लगता है कि ऐसी कंपनीज को जनरली AA रेटिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। To reduce the impact of cyclicality, many times those mining companies that enjoy monopoly or a large market share, kind of oligopoly, resort to curtailing the supply of minerals to create scarcity and increase the price of minerals। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो जिनका ऑलमोस्ट मोनोपोली या डुओपोली काइंड ऑफ मार्केट होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने एक्सट्रैक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, सप्लाई को स्लो डाउन कर देते हैं जानबूझ के। आर्टिफिशियल एक स्केर्सिटी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं ताकि जब सप्लाई थोड़ा सा कम होगा और ऑलमोस्ट डिमांड के मैच में होगा ना, तो ये लोग थोड़ा सा हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको बेटर प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। इसीलिए लोग जानबूझ के क्या करते हैं, स्केर्सिटी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। It usually happens in case of mining companies
इन्वॉल्व्ड इन डायमंड्स एंड प्लैटिनम्स ग्रुप ऑफ मेटल्स। तो जो डायमंड हुआ, प्लैटिनम ग्रुप, ये सब हाई क्वालिटी या हाई प्राइस्ड मेटल्स जो होते हैं, उनमें जनरली देखा गया है कि आज देखा जाए तो डायमंड का जो इतना डिमांड था, अभी तो लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए हैं तो डायमंड के प्राइसेस थोड़े फॉल हुए हैं, बट लैब ग्रोन डायमंड के पहले जो डिमांड जो एक इसका डायमंड का जो डिमांड था और जो सप्लाई था, इसमें जो गैपिंग था ना, ये बहुत ज़्यादा था। तो जानबूझ के डायमंड के सप्लाई में स्केर्सिटी रखा जाता था ताकि डायमंड को हाई प्राइस में बेचा जा सके, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी गुड्स नहीं है, ये सब इट इज़ फॉर फैशन। तो जानबूझ के स्केर्सिटी किया जा गया था डायमंड का, कि डायमंड को इतना स्केर्स बना दो कि हम डायमंड को लाखों रुपए में बेच पाएँ। दैट इज द ऑल थिंग अबाउट डायमंड। अदरवाइज डायमंड क्या है, इट इज एक पत्थर का टुकड़ा ही है डायमंड। अदरवाइज इट इज नॉट लाइक गोल्ड और सिल्वर जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो या फिर उसको एक क्या बोले रिजर्व करेंसी के तौर पे यूज किया जा सके जैसे हम लोग गोल्ड को करते हैं। डायमंड के साथ वैसा कुछ नहीं था। तो डायमंड का पूरा जो बिजनेस प्लान था, इट इज टोटली या है अभी भी, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्केर्सिटी फैक्टर। तो दिस वाज सेशन 3 पॉइंट नंबर 3, जहां हमने समझा कि किस तरह से इस बिजनेस में एक सिक्लिकल एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम सेशन 4 में आएंगे तो हम देखेंगे कि सेशन 4 में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बिजनेस में, और बीइंग अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन माइनिंग सेक्टर, कि आप अपने एफिशिएंसी को कितना इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हैं। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जाने से पहले मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह के सेशंस अच्छे लगते हैं, इस तरह का नॉलेज अच्छा लगता है, और भी आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा रिसर्च बेस्ड पे नॉलेज लेके करना चाहते हैं और इस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और भी अगर इन डेप्थ आप रिसर्च में जाना चाहते हैं और प्रॉपर रिसर्च करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए आपके लिए कोर्स डेवलप किया है। हमारे वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। वहाँ आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ कोर्सेज हमने काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे रखे हैं ताकि आप लोग उसको अवेल कर सकें। आप एक जेन्युइन तरीका से स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकें। चलिए मैं आपको अपने वेबसाइट पे ले चलता हूँ और हम देखते हैं कि क्या-क्या कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। ये सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल मैंने रखा है। मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा-सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या-क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज़ यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या-क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो, तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप कौन-कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, और फिर होटल बिजनेस के बारे में आपको जानने मिलेगा। और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली। और भी 3-4-5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहाँ पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए।
और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं इंट्राडे, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज फॉर दोस्त। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स। जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको ये 2 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दीज़ 2 कोर्सेज़ आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए हमारे वेबसाइट को। अगर पसंद आता है आपको ये कोर्सेज, तो आप अवेल कर सकते हैं कोर्सेज को। देना फ्री में कुछ वीडियोस तो हम यहाँ पर दे ही रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। यहाँ से भी, यूट्यूब से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, सेशन 4, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।